नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक छोटे से बच्चे की हिम्मत के बारे में। आपने कोई भी मरीज़ को उल्टी करते कितने दिन तक देखा है? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन? ये बच्चे को लास्ट 8 साल से उल्टी हो रही है। फिर भी ये बच्चे और इनके परिवार वालों ने कैसे हिम्मत दिखाई? ये स्टोरी उसी के बारे में है। ये स्टोरी को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे। वो अप्स एंड डाउन्स में जब भी इनको नेगेटिव डायरेक्शन में गए या ऐसा लगा कि भाई इसके आगे सिर्फ अंधकार है, तो वापस कैसे उजाला आया और इन्होंने फैमिली ने एकजुट होके और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे सब ने सपोर्ट करके आज ये बच्चा हमारे साथ बैठा हुआ है। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। आज हमारे साथ है क्रिसिव और उसके पेरेंट्स। आज हम सुनेंगे उसके मुंह से उन्हीं की कहानी। क्रिसिव को तकलीफ कब से चालू हुई और कैसे? एक्चुअली क्रिशिव पहले से हेल्दी था। उसको तकलीफ़ 2016 से शुरू हुआ। 2016 जून, समवेयर अराउंड जून में उसको खाने के बाद में थोड़ा थोड़ा रिफ्लक्स होने लगा, मतलब थोड़ा थोड़ा वॉमिटिंग होकर बाहर आ रहा था। तो कुछ भी खाया तुरंत बाहर आ जाता, वॉमिटिंग करनी पड़ती थी। तो वॉमिटिंग नहीं था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था। फिर बाद में हमने 4-5 दिन तो कुछ दिखाया नहीं। फिर बाद में पीडियाट्रिशियन को दिखाया तो उन्होंने दवाई दी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे करके 2-3 अलग-अलग पीडियाट्रिशियनों को 2-3 महीने में दिखाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर बाद में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया, फिर उन्होंने सारे रिपोर्ट्स करवाए। तब जाके पता चला कि उसके इंटेस्टाइन में मतलब ब्लॉकेज जैसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने बोला कि इसकी ट्रीटमेंट के हिसाब से सर्जरी करना पड़ेगा। तब आपने सर्जरी के बारे में क्या सोचा? एक्चुअली डॉक्टर ने सर्जरी बोला तो हम लोग भी थोड़े पैनिक हो गए, क्योंकि 12 साल की एज में सर्जरी करना, मतलब वो भी इंटेस्टाइन सर्जरी करना, वो हमें भी थोड़ा एकदम शॉकिंग लगा। और उस टाइम पे फिर बाद में मैंने फैमिली में 1-2 फ्रेंड्स हैं, सर्जन्स हैं, और बाकी के 4-5 डॉक्टर्स को भी ओपिनियन लिए, ये रिपोर्ट्स सारे दिखवाए उनको। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो प्रॉब्लम है उसमें सर्जरी कंपलसरी करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ ये कंटिन्यू चालू रहेगा। सो फिर बाद में हमने सर्जरी प्लान किया। फिर सर्जरी के बाद क्या उसको ठीक हो गया? हाँ, सर्जरी के बाद उसको ठीक हो गया और 2 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसका। मतलब हेल्दी था, कुछ भी खा पी सकता था, कोई वॉमिटिंग नहीं हुआ। 2016 में उसकी सर्जरी हुई और 2 साल इनको ठीक रहा। तो 2016 और 18 तक ठीक रहा। उसके बाद क्या परेशानी आई? 2 साल सर्जरी के 2 साल बाद बने, 2018 में वापस उसको वॉमिटिंग शुरू हो गया। तो डॉक्टर को दिखाया हमने कि वापस ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। फिर बोला कि उसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें थोड़ा ब्लॉकेज जैसा लग रहा है, तो वो बलून जो आता है, बलून से हम उसको ब्लॉकेज को चौड़ा कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो वापस सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हमने डॉक्टर ने सजेस्ट किया, उस हिसाब से वो प्रोसीजर करवाई, एंडोस्कोपी करके बलून से ब्लॉकेज को क्लियर कर दिया। फिर वो 1 महीने के बाद वापस प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो ऐसे 3 महीने में 3 बार हमें ब्लॉकेज रिमूव करवाना पड़ा। लेकिन वॉमिटिंग उसके बाद भी बावजूद भी चालू रही, मतलब वो 3 बार बलून से ब्लॉकेज दूर किया, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक सर्जरी हो गई, 3 बार डायलेटेशन हो गया। क्या उसके बाद उसको ठीक हो गया? नहीं, उसके बाद 3 बार डायलिटेशन के बाद भी प्रॉब्लम चालू हुआ, तो कंटिन्यू वॉमिटिंग चालू रहता था, कुछ भी खाए पिए। फिर बाद में हम भी परेशान हो गए कि सर ये बार बार रिपीटेड क्यों हो रहा है। फिर हम बॉम्बे दिखाया, बॉम्बे, दिल्ली, कोयम्बतूर, लखनऊ, सब जगह पे गए। वहाँ पे लीडिंग जो डॉक्टर्स है वहाँ इंडिया के, उनको दिखाया तो उन्होंने बोला नहीं, इसमें सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी, इंटेस्टाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर बाद में फीडबैक लेके हम अहमदाबाद में एक डॉक्टर के पास सर्जरी प्लान किया। एक बार सर्जरी हो गई, 3 बार डायलेटेशन हुआ, फिर उन्होंने बोला कि वापस सर्जरी करनी पड़ेगी। तो आपने क्या सोचा? वही हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ऑलरेडी एक सर्जरी और इतनी प्रोसीजर, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, वो काफ़ी पेनफुल रहता है, क्योंकि गले में से नली उतारनी होती है और फिर 1 हफ्ते तक काफ़ी स्वेलिंग भी रहता है। तो ये टॉलरेट तो कैसे तैसे करके किया, बट सर्जरी डिफ़िकल्ट था। पर फिर भी हमने सोचा कि ये प्रॉब्लम अगर कंटिन्यू रहेगा तो उसका हेल्थ डिटोरिएट हो सकता है, मतलब उसकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो सकती है।
तो दिल पे पत्थर रख के फिर हमने सर्जरी प्लान करी, और ओपिनियन लेने के बाद में अहमदाबाद में एक बड़े डॉक्टर है, वहाँ पे जाके डॉक्टर से सर्जरी प्लान करवाई और सर्जरी करवाई। तो ऐसे इनकी दूसरी सर्जरी भी हुई। हाँ, इस तरीके से दूसरी सर्जरी हुई, बट वहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि ये दूसरी सर्जरी 2018 में जब करी अक्टूबर मंथ में, पर सर्जरी के बाद 1 हफ्ते में वापस वॉमिटिंग उसको शुरू हुआ, और फिर वापस वॉमिटिंग शुरू हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि हम थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि ये इंटेस्टाइन सर्जरी में एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है कि मतलब कई बार पोस्ट सर्जरी वॉमिटिंग होती रहती है, तो सारी दवाई वगैरह देके हम हफ्ता 10 दिन वेट करेंगे। तो हमने 10-15 दिन वेट किया, लेकिन फिर भी वॉमिटिंग बंद नहीं हुआ। फिर वापस एंडोस्कोपी और सिटी स्कैन वगैरह सब करवाया, तो बोला कि नहीं, दूसरी सर्जरी करनी पड़ेगी। 2 सर्जरी हुई, डायलिटेशन भी हुआ, इतनी ट्रीटमेंट्स के बाद भी इसको ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने और कोई ऑप्शन दिया या फिर और कोई ट्रीटमेंट के बारे में बताया? डॉक्टर भी सोचने लगे कि ये क्यों वापस हो रहा है, मतलब वॉमिटिंग क्यों हो रहा है, तो वापस उन्होंने एंडोस्कोपी और वगैरह इन्वेस्टिगेशन करवाया, सिटी स्कैन, एमआरआई वगैरह। फिर वापस उसमें पता चला कि नहीं, अभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो बाईपास करना पड़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन को। फिर बाद में उन्होंने तीसरी सर्जरी भी प्लान कर ली, बट वो करने के बावजूद भी वॉमिटिंग उसको चालू रहा। तो फिर वापस सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वगैरह कंटिन्यू चलता रहा। मतलब ये 4 महीने के टाइम पे 2018 अक्टूबर से लेकर 4 महीने के टाइम में हमने कम से कम 6-7 बार एंडोस्कोपी करवाई, और फिर सिटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करवाया, और 3 सर्जरी ये 3 महीने में हुई। मतलब टोटल 4 सर्जरी उसकी हो गई, बट फिर भी वॉमिटिंग का जो प्रॉब्लम था वो तो वहाँ का तहाँ ही रहा। मतलब वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था वॉमिटिंग में। कृषिव के केस में अभी तक हमको क्या पता चला कि बच्चे को 12 साल की उम्र में, मतलब 2016 में वॉमिटिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। रिपोर्ट्स पे ये पता चला कि इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज आ रहा है, और उसके लिए पहले सर्जरी हुई। फिर उसके 2 साल तो अच्छे गए। उसके बाद जब उसको 2018 में वापस ब्लॉकेज आया, फिर रिपोर्ट पे सेम प्रॉब्लम रिपीट होते दिखा। उस वक्त 3 बार बलून से, एंडोस्कोपी से रास्ते को चौड़ा किया गया, फ़र्क नहीं पड़ा। फिर फर्स्ट सर्जरी, सेकेंड सर्जरी, थर्ड सर्जरी, मतलब 2018 में 3 और सर्जरी, मतलब 2016 की 1 और यहाँ पे 3, तो टोटल 4 सर्जरी, 3 बार एंडोस्कोपिक डायलिटेशन, फिर भी प्रॉब्लम वहीं का वहीं था। आप ये सोचो कि कोई छोटे बच्चे को, अगर आपका कोई बच्चा है, उसको अगर आप एक सुई भी या इंजेक्शन भी लगवाते हो, तो मम्मी पापा के दिल में कितनी चोट पहुंचती है। इस बच्चे की 4 सर्जरी, मेजर सर्जरी, और 3 बार एंडोस्कोपिक डायलिटेशन, और बहुत कई सारे रिपोर्ट, ये होने के बावजूद भी उनके मम्मी पापा ने हिम्मत कैसे रखी, वो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। तो इतने साल में इतनी सारी सर्जरियाँ, इतने डायलिटेशन, और वो भी छोटे बच्चे में, तो एज अ पेरेंट्स आपने कैसे हिम्मत रखी? एज अ पेरेंट तो बहुत टफ टाइम था, पर फिर भी डॉक्टर ऐसा बोलते थे कि इस ऑपरेशन के बाद अच्छा हो जाएगा, इस ऑपरेशन के बाद अच्छा हो जाएगा। तो हमसे ज़्यादा कृषि हमें हिम्मत देता था कि मम्मा ये ऑपरेशन के बाद मैं ठीक हो जाऊँगा। तो लास्ट ऑपरेशन में उसकी भी हिम्मत टूट गई थी, 4th ऑपरेशन में। तब हमने ऐसा बोला कि बेटा तू अब तक हमें हिम्मत देता था, तो अब लास्ट टाइम तू हमारा मान ले तो अच्छा हो जाएगा। ऐसे एक दूसरे को संभाल के ही हम आगे चले थे। आपने जो बताया कि लास्ट सर्जरी में कृषि भी नहीं मान रहा था, तो उसके बारे में अगर कुछ आप बता सको। लास्ट सर्जरी में एक्चुअली उसको उसकी हिम्मत टूट गई थी कि अब 3 सर्जरी के बाद मुझे अच्छा नहीं हुआ, तो अब जाके क्या गारंटी है। वो डॉक्टर से भी बोल रहा था कि सर आप बताओ गारंटी है कि मुझे अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला नहीं बेटा तू अच्छा हो जाएगा, पर उसकी हिम्मत इतनी टूट गई थी कि हम उसको एनजे डाला था ऑपरेशन के बाद। चौथी सर्जरी जब प्लान करने के लिए डॉक्टर ने बोला, तो उसका तो हिम्मत पूरा टूट चुका था, बट वो मेंटली रेडी नहीं था किसी भी सूरत में। हमने 4-4 घंटे सर्जरी के पहले डॉक्टर आके बैठे थे, तो बाहर से डॉक्टर बुलाए थे, गुजरात के बाहर से, वो भी आके बैठे थे, लेकिन 4 घंटे तक तैयार नहीं हुआ सर्जरी के लिए। फिर हम ज़बरदस्ती उसको बचाना हमारी प्रायोरिटी थी। फिर हमने सर्जरी प्लान करे, लेकिन सर्जरी के बाद जब उसको होश आया
तो वो सारी मतलब जो लाइन उसका बॉटल चल रहा था या फिर जो भी है वो सब निकाल दे रहा था, मतलब वो अपने आप को पनिश कर रहा था कि मेरी सर्जरी क्यों करवाई, मुझे नहीं करनी है। पर वो कंडीशन में हमें वो संभालना काफ़ी दिक्कत वाला था। तो मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, हम 4 लोग उसके 2 हाथ 2 पैर पकड़ के एटलीस्ट पूरा दिन, मतलब एटलीस्ट 12-13 घंटे कंटिन्यू बैठे रहे। वो थक गया, सो गया, तब जाके हम रिलैक्स हुए। लेकिन तब तक हमारी कंडीशन भी ऐसी थी कि उसको संभाले कैसे। फिर बाद में 24 आवर के बाद वो थोड़ा संभला, फिर बाद में हमें दिक्कत नहीं आई। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि उनके पेरेंट्स को कृषि को संभालना कितना मुश्किल था। और अगर मेरा कोई बच्चा होता, तो अगर मेरे बच्चे के साथ अगर ये प्रॉब्लम है, अगर आपका बच्चा है और उसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप ये सोचो कि ऐसी कंडीशन को संभालना कितना मुश्किल है। बट अगर आप कुछ सर्जरी नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत हो रही है, और अगर कर रहे हो और रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, वहाँ पे भी आपको दिक्कत हो रही है। इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट, उनके जो मम्मी पापा है उनका सपोर्ट, उनके फ्रेंड्स का सपोर्ट, ये भी बहुत अहम था। उसके बारे में हम कुछ जानेंगे। आपकी फैमिली में और कौन कौन है और उन्होंने कैसे सपोर्ट किया आपको? मेरे जो इन लॉज थे वो हमें बहुत फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे और मॉरल सपोर्ट भी उनका बहुत था, और कृषि से भी वो लोग काफ़ी अटैच थे। तो सपोज हमारी बात नहीं मानता था तो उन लोगों की बात वो तुरंत मान जाता था। और ऑपरेशन के बाद भी ग्रैंड पेरेंट्स उसको पास चाहिए थे, तो उनका भी बहुत सपोर्ट था। और मेरे पेरेंट्स, उन लोगों का भी बहुत सपोर्ट था कि हर हॉस्पिटलाइजेशन में वो लोग साथ में रहे हैं। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है 2-4, वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उन लोगों ने भी बहुत बड़ा कदम इसमें रखा था। इतनी सारी सर्जरी, इतनी ट्रीटमेंट्स, हॉस्पिटलाइजेशन, तो आपने फाइनेंस कैसे मैनेज किया? हमसे जितना हो सका उतना हमने मैनेज किया। फिर हमारे इन लॉज ने हेल्प की थी, और इन बिटवीन 4th सर्जरी के बाद मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई। तब जाके उनके फ्रेंड सर्कल ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियल और साथ में भी, यानी बहुत फिजिकल मॉरल सपोर्ट, सबका बहुत अच्छी तरह से। जैसे आपने बोला कि इनकी जॉब छूट गई थी, तो क्या सिचुएशन थी और आप क्या जॉब करते थे? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो एरिया मैनेजर था, फर्स्ट लाइन मैनेजर था। उस टाइम पे कृषि का जो 1 साल में 3 बड़ी सर्जरी हुई, उसके पहले 2 साल पहले एक हुई थी, तो मतलब 1 साल में 3 सर्जरी, और वो साल पूरा मैं उसको लेके, क्योंकि सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था, वॉमिटिंग चालू था, तो मैं दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, कोयम्बतूर वगैरह सारी जगह पे उसको ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाने जब गया, तो उस दौरान कंपनी में भी काफ़ी छुट्टी पड़ी। तो कंपनी ने बोला कि नहीं, यू हैव टू गिव रेजिग्नेशन, वी कैन नॉट कंटिन्यू विथ यू। तो मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ा। फिर मैंने रेजिग्नेशन दे दिया उस टाइम पे। 2019 में जॉब चली गई। और हालांकि मैं जॉब 2001 से, मतलब जब से करियर स्टार्ट किया तब से एक ही कंपनी में था, तो मेडिकल इंश्योरेंस भी मेरा कंटिन्यू चालू था, तो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो काफ़ी बड़ी गलती कर दी मैंने, तो कि जॉब छूटा तो उसके साथ मेरा मेडिक्लेम चला गया, और उस दौरान उसकी जो 4 सर्जरी हो गई, वो 4 सर्जरी होने के बाद फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी उसको मेडिक्लेम नहीं दे रही थी। जॉब चली गई, इसका हॉस्पिटलाइजेशन तो, मतलब उसका मेडिकल ट्रीटमेंट तो चालू ही था, और मेरे पास इनकम सोर्स कोई रहा नहीं, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी इनकम। तो उस दौरान काफ़ी दिक्कत आई, और उसके बाद बैक टू बैक कोविड आ गया तुरंत ही। तो पूरा 1 साल, मतलब का पीरियड जो रहा वो काफ़ी ख़राब रहा। कोविड में तो सबकी हालत खराब थी, तो आपने एज अ पेरेंट तब कृषि को कैसे मैनेज किया कि बार बार हॉस्पिटल लेके जाना, तो वो कैसे मैनेज किया? कृषि का तो ठीक है, उसका तो जैसे जैसे चल रहा था, और इन बिटवीन ये भी कोविड पॉजिटिव हो गए, और मेरे इन लॉज दोनों भी कोविड पॉजिटिव हो गए। इनफैक्ट हम 5 कोविड पॉजिटिव थे। कृषि, मेरे वाइफ सबसे पहले, हम 3 हुए, और मेरे पेरेंट्स भी साथ में हो गए, तो 5 लोग एक साथ अफेक्टेड हुए। तो फिर बाद में कृषि और वाइफ 10 दिन 15 दिन ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा ठीक हो गए थे। और मेरे इन लॉज और इसके पापा को तो वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। इन बिटवीन वो दोनों चल बसे, और इनको तो 35 डेज तक वेंटिलेटर पर रखा। तब जाके इनके जो कलीग्स थे पुरानी कंपनी के, उन सब ने जाके फाइनेंशियल इतनी बड़ी 5.5 लाख की हमें हेल्प की थी, वो भी हम कभी नहीं भूल सकते। फ्रेंड्स, 15 दिन में उनका पूरा जो दुनिया थी वो तहस नहस हो गई,
ऋषि के जो मेन सपोर्टर थे उसके दादा दादी, वो 15 दिन में कोविड में एक्सपायर हो गए। उसके दादा खुद एक डॉक्टर थे और वो मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब तरह से कृषि और उनके फैमिली को बहुत सपोर्ट करते थे। और उसके बाद उसके पापा 35 दिन तक वेंटिलेटर पे थे, अनकॉन्शियस, और पैसों का दिक्कत, देयर इज़ नो सोर्स ऑफ इनकम। उनके सब फ्रेंड्स ने 5.5-6 लाख रुपए उनको कहीं से इकट्ठा करके एज अ डोनेशन दिया। अब ये सोचो कि ये कितनी बड़ी बात है फैमिली के लिए। ऑलरेडी बच्चा बीमार है, उसके लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स, और उसके बाद ये प्रॉब्लम्स। जब कोविड चल रहा था तब आप हॉस्पिटलाइजेशन थे, आपके मम्मी पापा भी एक्सपायर हो गए, तब आपने कैसे हिम्मत रखी? जब हॉस्पिटलाइज था मेरी भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, मुझे पता नहीं था। फादर तो एक्सपायर हो चुके, मेरे को 3 दिन बाद पता चला, बिकॉज मुझे भी कोई होश नहीं था उस टाइम पे। और फिर बाद में काफ़ी टूट चुका था, मतलब मुझे भी काफ़ी दिक्कत काफ़ी हो रही थी, मतलब बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के तो डिफ़िकल्टी था। बट ये सिचुएशन कोविड का जो फेज़ ऐसा देखा है मैंने कि जहाँ पे कोई एक दूसरे को मिलता नहीं है, कोई एक दूसरे को देखने नहीं आता है, वो कंडीशन में कृषि को इतनी सारी बीमारी है, मतलब इतना प्रॉब्लम, पिछले 4 सर्जरी और इतनी सारी स्ट्रगल कर रहा है वो अपनी लाइफ से। लेकिन वो मेरे वाइफ रेगुलरली वो मुझे देखने हॉस्पिटल आता था, और उसी से मुझको थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि अगर ये कंडीशन में अगर ये मेरे साथ मुझे देखने आ रहा है। और मेरा बड़ा बेटा जो है वो भी डेली मुझसे बात करता था उस टाइम पे, जब तक मैं होश में था तब तक डेली उसने बात करी है, डेली फीडबैक लेता था। वो सिचुएशन में भी, अभी वो 22 साल का है, लेकिन ये एज में भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग उसका इतना अच्छा है। आपका बड़ा बेटा क्या कर रहा है? ये सब उसका हॉस्पिटलाइजेशन चला, उस टाइम 12th में था, 12th पास आउट किया, फिर बाद में कनाडा के लिए वो तैयारी कर रहा था। फॉर्चुनेटली उसका एडमिशन भी हो गया और वो 2019 में वो चला गया। बट वहाँ पे जाने के बाद में जब ये कोविड का फेज था तो उसका 20 साल का ही एज था उस टाइम पे तो। बट ये एज में भी उसने देखा कि पापा की जॉब भी गई है और ये सब सारे एडमिट हॉस्पिटलाइज है, तो उस टाइम पे भी काफ़ी सारा मतलब अनएक्सपेक्टेडली फाइनेंशियल सपोर्ट उसने हमें किया है। उसका नाम हेत है और वो अपने भाई से भी काफ़ी अटैच है। डेली बात, कोविड के टाइम में भी हम लोगों से डेली बातें करते रहता था। तो वो भी काफ़ी टेंस सिचुएशन में था, क्योंकि वो फेज़ ऐसा था कि हम तो यहाँ पे परेशान थे, लेकिन उसको भी वहाँ पे कोविड हो चुका था, लेकिन हमें पता नहीं चला क्योंकि हम इसमें उलझे हुए थे। डेली हमसे बात करता था, फिर भी हमें नहीं पता न लगने दिया उसने। बट जब 6 महीने के बाद हमें, हमारे और एक रिलेटिव है उनका फ़ोन आया, बोला हेत को हुआ था, तब जाके हमें पता चला कि उसको भी 103, 104 मतलब हाई ग्रेड फीवर रहता था और कोविड अफेक्टेड था। तो उसने हमें बताया ही नहीं, तो हमने बोला कि क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। बोला आप क्या कर लोगे यहाँ पे आके, ऑलरेडी आप इतने स्ट्रेस में हो, तो मैं क्यों टेंशन दूँ आपको। तो फ्रेंड्स आप ये देखो कि फैमिली ने, छोटे से छोटे मेंबर ने सपोर्ट किया 18 साल की उम्र में, बराबर। मतलब मुझे पता है 18 साल की उम्र में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बच्चे ने, हेत ने, यहाँ से वो कनाडा पढ़ने के लिए गया, वहाँ पे वो पढ़ाई करता था। वहाँ पे वो सिंपल जैसे पिज़्ज़ा स्टोर में, कोई होटल में, जो भी उसको काम मिला उसने काम किया, पैसे बचाए, और यहाँ पे 18 साल के लड़के ने पैसे भेजे 2 लाख रुपए। बहुत बड़ी बात है ये। 2016 से 2019 तक ये 3 साल कृषि के लिए बहुत खराब हुआ। तो आइए जानते हैं उनके पापा से कि कृषि की रिकवरी कैसे हुई। ये सब करने के बावजूद में भी हमें भी समझ में नहीं आ रहा है जब क्या करें, क्योंकि 19-20 तक तो ऐसा ही चलता रहा, मतलब सब जगह पे दिखाया। फिर बाद में काफ़ी नए नए डॉक्टर्स को भी ट्राई किया, पर फिर बाद में हमने सोचा कि अभी हमारी लिमिटेशन आ चुकी है, क्योंकि हम गुजरात के बाहर कहीं जा नहीं सकते। फिर मेरे एक क्लोज फ्रेंड थे, तो उन्होंने बताया कि एक काम करो, तुम सूरत में है तो राजीव सर से एक बार मिल लो, वहाँ पे है सीड्स हॉस्पिटल में। फिर हम राजीव सर को मिलने आए, फिर राजीव सर ने हमें निसर्ग सर से मिलवाया। तो सर आपके पास जब कृषि आया तो इतने सारे इन्वेस्टिगेशन, मल्टीपल एंडोस्कोपी, डायलिटेशन, सर्जरी, तो इसका केस देखने के बाद आपने क्या किया? जब पहली बार विकास भाई मुझे मिलने आए थे तो इतनी सारी फाइल थी, मतलब 5 किलो की फाइल थी। मैं तो वो देख के ही दंग रह गया कि भाई इतना डिफ़िकल्ट केस में आगे हम क्या करेंगे। तो मेरे लिए तो ये कोई आइडिया वाली बात ही नहीं थी। मैंने बोला आप मुझे ये सब फाइल लेके जाओ, मुझे ये कम से कम हफ्ता लगेगा स्टडी करने में, फिर मैं हफ्ते बाद आपको बताता हूँ। ऋषि को आपने नली के लिए कैसे कन्विंस किया और आपको कैसे सूझा कि इसको नली डालना है? तो कृषि को
ये पाइप के लिए कन्विंस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। ये पापा जब उनकी ये इतनी फ़ाइल देके गए थे तो तब तक तो मैंने कृषि को देखा ही नहीं था। ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया था, हम लोग ऑलमोस्ट 4-5 बार मिल चुके थे, सब हमने प्लान वर्कआउट कर लिया था। पर कृषि हॉस्पिटल से इतना डरा हुआ था कि उसको हॉस्पिटल के नाम से ही नफ़रत थी। वो जैसे ही कोई हॉस्पिटल का नाम आता था तो उसको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। वो रोना शुरू कर देता था, सब चीज़ें फेंकना शुरू कर देता था। हमें 1.5 महीना लगा कृषि को फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में बुलाने के लिए। ऋषि को देखने के बाद फिर आपने और कोई इन्वेस्टिगेशन करवाए? रिपोर्ट तो ऑलरेडी सारे हो चुके थे, रिपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं था। हमारा सिर्फ प्लान ये था कि कृषि को कम से कम ट्रीटमेंट में, और फाइनेंसिस बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम था, तो हमारा ऐसा था कि उनका खर्चा ज़्यादा ना हो, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम कृषि की प्रॉब्लम समझने की बात करें तो उसमें जैसे ये अपना मुंह है, यहाँ से अपना जो खाना है वो फूड पाइप के थ्रू नीचे पेट में आता है। तो दिस इज़ फूड पाइप, और ये है अपना स्टमक। ये अपना स्टमक इस तरह से होता है, और फिर यहाँ से अपना चालू होता है इंटेस्टाइन्स। तो खाना गले से फूड पाइप के थ्रू पेट में आता है और फिर यहाँ से इंटेस्टाइन से आगे जाता है। यहाँ पे उसको पैंक्रियाज में एन्युलर पैंक्रियाज करके एक प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से ये जो हिस्सा था ये दब जाता था। तो इंटेस्टाइन का ये वाला हिस्सा बंद हो जाता था, इसकी वजह से ये खाना आगे नहीं जाके यहाँ से वापस मुंह से उल्टी हो जाती थी। अब इसकी जो सर्जरी पहले की गई तो ये रास्ते को चौड़ा किया गया था। उसके बाद एंडोस्कोपी से भी 3 बार ये रास्ते को चौड़ा किया। फिर जब ये चौड़ा नहीं हो रहा था, मतलब ये रास्ता बंद का बंद ही रह रहा था, तो यहाँ से इंटेस्टाइन के एक पार्ट को बाईपास कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं डियोडिनोजेजुनोस्टोमी। सब खाना यहाँ से यहाँ जाएगा क्योंकि ये रास्ता बंद था। ये थी उसकी सेकेंड सर्जरी, पर उसके बाद भी उसको फ़ायदा नहीं हुआ। फिर यहाँ से एक दूसरा रास्ता बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। उसमें नीचे वाले लिम्ब में एक प्रॉब्लम रह गया था जिसको हम लोग एफरेंट लूप सिंड्रोम बोलते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए 4th सर्जरी की गई, पर ये करने के बाद भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। सो हमारा क्या सोचना था कि भाई इंटेस्टाइन में तो आपने सब तरह से अलग अलग तरीके से आपने जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल था, जो बड़े बड़े डॉक्टरों ने किया, बट उसको वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही थी। तो हमने ये सोचा कि या तो उसको स्टमक में प्रॉब्लम है कि स्टमक से खाना यहाँ तक नहीं जा रहा। रास्ता तो ये खुला ही था, एंडोस्कोपी किया तो अब ये रास्ता बंद नहीं था, तो यहाँ से लॉजिकली खाना आगे जाना चाहिए था, पर जा नहीं रहा था। या तो फिर उसको ऊपर ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ है। ब्रेन में क्या होता है कि यहाँ से एक नस जाती है कि जो अपने इंटेस्टाइन और स्टमक को रिलैक्स करती है, और वहाँ पे सब डाइजेशन का प्रोसेस, और इसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, वो सब होता है। तो कभी कभी इतने सारे प्रॉब्लम के बाद एक साइकोजेनिक वॉमिटिंग या फंक्शनल वॉमिटिंग सिंड्रोम डेवलप होता है कि जिसके कारण अपने ब्रेन और स्टमक की जो कनेक्शन है वो टूट जाती है, और ये खाना यहाँ पे आगे धक्का लगने की जगह पे ब्रेन उसको वापस ऊपर भेज देता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आप प्योर वेजिटेरियन इंसान को नॉनवेज मुंह में ठूस दो तो उसके पेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी उसको वॉमिटिंग होगी क्योंकि ब्रेन पेट को सिग्नल देगा नॉनवेज अंदर गया है, बाहर उल्टी करो। तो कभी कभी ये दोनों चीज़ के कनेक्शन में गड़बड़ होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता था। ये सॉल्व करने के लिए हमें कृषि को 2-3 साइकेट्रिस्ट के पास भेजा। उन्होंने असेस किया कि बच्चे को जो भी ट्रॉमा हुआ है वो सर्जरी के बाद हुआ है। सो ब्रेन में प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है, प्राइमरी प्रॉब्लम स्टमक में ही होता। अब इसको सॉल्व करने के लिए कि भाई प्राइमरी प्रॉब्लम ब्रेन में है या स्टमक में है, मैंने ये सोचा कि हम लोग एक पाइप, फूड पाइप, जो कृषि को पहले भी लगी थी, जो इतनी सारी जो उसकी पेपर्स थे, मेडिकल पेपर, उसमें से एक चीज़ मुझे ये समझ में आई कि जब भी ऑपरेशन के बाद उसको पाइप लगता था, क्योंकि कोई भी सर्जरी के बाद पाइप थोड़े टाइम फीडिंग के लिए रखते थे, तब उसको वॉमिटिंग नहीं होती थी, और जैसे ही पाइप निकलता था उल्टियाँ चालू हो जाती थी। तो हमने ये सोचा कि हम लोग नाक से एक पाइप रखते हैं यहाँ तक, पेट तक। कृषि को हमने बोला कि ये पाइप हमने रखा है यहाँ इंटेस्टाइन तक, तो अगर कृषि के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होता तो हम लोग पाइप यहाँ पे रखते या यहाँ पे रखते, वॉमिटिंग होना था।
सो इसके लिए हमने पाइप पहले यहाँ पे रखा, उसके बाद उसको वॉमिटिंग हुआ, और जब वो पाइप हमने यहाँ पे नीचे डाला कि अब खाना डायरेक्ट नाक से जा रहा है इंटेस्टाइन में, मतलब ये पेट वाला हिस्सा बाईपास हो गया, तो उसको वॉमिटिंग बंद हो गया। फिर हमें समझ आया कि भाई प्रॉब्लम है वो स्टमक में है। ये प्रॉब्लम को हम बोलते हैं पोस्ट सर्जिकल गैस्ट्रोपरेसिस, मतलब यहाँ से एक वेगस नर्व होती है, VAGUS। ये एक नर्व में जैसी इतनी मल्टीपल सर्जरी होती है तो ये नर्व को कहीं डैमेज हो जाता है, जिसके कारण अब उसका पेट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो दिस इज नोन एज पोस्ट सर्जिकल गैस्ट्रोपरेसिस बिकॉज ऑफ वेगोटॉमी। ये नर्व्स में डैमेज होने की वजह से इंटेस्टाइन तो ठीक काम कर रहा है बट स्टमक ठीक काम नहीं कर रहा। तो जो भी वो मुंह से खाना खाता है वो स्टमक में पड़ा रहता है, स्टमक उसको आगे इंटेस्टाइन में धक्का ही नहीं मारता, ये रास्ता खुला हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कृषि को। और ये जब हमें समझ में आया तब हमें पता चला कि भाई अब ये नली से उसको फ़ायदा होगा, और एक्चुअली उसको फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमने वो ये जो पाइप है फीडिंग पाइप वो हमने स्टमक में रखी और कृषि को बोला कि भाई ये जो फीडिंग पाइप है उससे हम आपको खाना देंगे और वो खाना ऊपर नहीं आना चाहिए। उसको ये नहीं पता था कि हमने स्टमक में पाइप रखा है, हमने उसको बोला कि इंटेस्टाइन में पाइप रखना है। इससे हमें ये डिफ्रेंशिएट हो सकता था कि ये प्रॉब्लम या तो ब्रेन में है या तो स्टमक में है, क्योंकि इंटेस्टाइन के लिए तो जो आप करना चाहते थे वो सब आप कर चुके थे। क्या उसके बाद इसको ठीक हो गया? जैसे ही हमने पाइप स्टमक में रखा और फीडिंग दिया तो उसके बाद उसको उल्टियाँ वापस चालू हो गई। तो हमें ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम उसके दिमाग में नहीं है। तो जब तक कि वो दो चार साइकेट्रिस्ट को भी दिखा चुके थे, तो दिस वॉज वॉमिटिंग वॉज नॉट अ फंक्शनल वॉमिटिंग, ये साइकोजेनिक वॉमिटिंग नहीं था, बच्चे को सही में प्रॉब्लम था। फिर हमने तुरंत ही फिर वापस जो नली है वो अंदर इंटेस्टाइन में रिपोजिशन कर दिया। और जैसे ही हमने इंटेस्टाइन में नली डाला और फिर वहाँ उसके बाद जो फीडिंग दिया उसके बाद से फिर उसका वॉमिटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये जो नली कृषि को डली है वो सर कब तक रखनी पड़ेगी? नॉर्मल तो हम ये नली सिर्फ 2-3 महीने के लिए रखते हैं, फिर जैसे ही पेट थोड़ा फंक्शनिंग में आ जाता है तो हम ये नली निकाल देते हैं। तो आफ्टर 2 to 3 months जैसे आपने बोला कि उसके बाद निकाल देते हैं, तो वापस क्या नली निकाल दिया? हाँ, हमने एक बार के लिए तो नली निकाल दिया, पर जैसे ही नली निकला उसको वापस फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या किया सर? तो हमें यहाँ तक एक चीज़ समझ में आ गई थी कि उसका वॉमिटिंग सिर्फ नली से ही रुकता है, मतलब खाना अगर डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसको वॉमिटिंग नहीं होगा, मतलब उसका पेट खराब है। सो पेट से जो खाना इंटेस्टाइन में धक्का लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। तो फिर हमने और ऑप्शन सोचे कि क्या इसके लिए हम लोग और कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो देयर वर 3 मेन मोडालिटीज़। एक है बोटॉक्स इंजेक्शन, कि आप स्टमक के आजू बाजू बोटॉक्स का इंजेक्शन दे सकते हो, तो स्टमक की जो नली है वो चौड़ी हो जाती है और खाना इजीली जा सकता है। वो हमने ट्राई करके देखा, इट डिड नॉट वर्क। उसके बाद हमने बहुत सारी दवाइयाँ देखे देखी, जैसे फंडिक रिलैक्सेंट्स हैं, जैसे एकोशियामाइड, मिडाज़ोपिन, ये सारी कुछ दवाइयाँ हैं कि जो शायद इसमें काम कर सकती थी। प्रोकाइनेटिक करके दवाइयाँ थी, वो सब देखे देखी, वो काम नहीं किया। फिर दूसरा एक गैस्ट्रिक पेसमेकर करके है, जैसे हार्ट में पेसमेकर आता है वैसे स्टमक में भी आप एक पेसमेकर लगा सकते हो, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सो हमने यूके में एक इंडियन डॉक्टर है कि जो इसके लिए बहुत माहिर है, हमने उनसे फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस पे बात की। वो जब इंडिया आए तब उनसे हम लोग सब लोग साथ में मिलके उनकी राय लेने गए और उन्होंने बोला कि ये शायद कृषि के केस में काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। सो चांसेस वॉज 50-50 और वो पेसमेकर रखने के लिए 5th सर्जरी होती। तो कृषि वॉज नॉट मेंटली रेडी फॉर सर्जरी। प्लस ये ट्रीटमेंट में 100% गारंटी नहीं थी, क्योंकि आगे जो भी ट्रीटमेंट हुआ था वो सब यही बेसिस पे हुआ था कि शायद फ़र्क पड़ जाए। सो हमें ऐसा था कि भाई शायद पे तो नहीं, और वो पेसमेकर इंडिया में मिलता भी नहीं था। तो अगर पेसमेकर रखा और कोई प्रॉब्लम हुआ तो अभी तो सिर्फ इंडिया में चक्कर चल रहे थे, फिर लंदन तक कहाँ दौड़ते। सर इसके अलावा जो आपने ट्रीटमेंट्स बताई कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, अगेन सर्जरी भी कर सकते हैं और कोई फ़ायदा नहीं है, पर ये नली इसको क्या लाइफ टाइम रखनी पड़ेगी? नली के लिए नॉर्मल तो मैंने बोला कि 3 महीने 6 महीने मैक्सिमम, उसके ऊपर तो गाइडलाइंस भी नहीं है कि आप नली इसके ज़्यादा रख सकते हो। तो यहाँ पे एक होल करके नली रख सकते हैं, जिसको हम लोग फीडिंग जेजुनोस्टोमी बोलते हैं, बट वो भी एक सर्जरी है। दूसरा ये है कि जो स्टमक बीच में फंसा हुआ है, जो काम नहीं कर रहा, उसको निकाल के डायरेक्ट इंटेस्टाइन और फूड पाइप को ज्वाइन कर दो। दैट इज़ अ वैलिड ऑप्शन और शायद उससे कृषि ठीक भी हो सकता है। बट जब कृषि उसके लिए मेंटली रेडी होगा तब हम उसको प्लान कर सकते हैं, नहीं तो अभी हम हर 3-6 महीने पे ये नली को चेंज करते रहते हैं और नली के कारण अंदर फूड पाइप में कोई डैमेज नहीं हो रहा, वो हम लोग एंडोस्कोपी से चेक करते रहते हैं।
क्योंकि नली लंबे टाइम रखने की वजह से अंदर फूड पाइप में स्ट्रिक्चर या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और हम रेगुलरली चेक करते हैं एंड बाय गॉड्स ग्रेस 4 साल हो गए ये नली रखा हुआ है और 4 साल में उसको एक भी बार एडमिट नहीं करना पड़ा और ना ही उसको उल्टी होती है। हाँ, अगर वो मुँह से जब लेता है तब वो खाना स्टमक में जाता है और फिर वही खाना बाहर आता है, बट नली से उसको एक भी बार वॉमिटिंग ये 4 साल में नहीं हुआ है। कृषि आपको 2018 से 2020 तक ये 2 साल बहुत खराब गए, तो आपके कुछ अनुभव बताइए। 2 साल मेरे बहुत ख़राब गए। मुझे पूरे 2 साल मैं हॉस्पिटल में ही रहा था, घर भी नहीं आया था। तो आपके लिए क्या कठिन बात है? मैं खाना नहीं खा सकता। तो अभी जो आपकी फीडिंग है नली से चल रहा है, तो आप जो मुंह से खाते वो टिकता है? नहीं, मुंह से जो खाता हूँ वो वॉमिट हो जाता है, जो नली से जाता है उससे मुझे वॉमिट नहीं होती। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मुंह से बाकी लोगों की तरह कब खा सकोगे? हाँ, ऐसा तो मुझे डेली लगता है कि अभी मैं ठीक हो जाऊँगा, पर मैं मुंह से खा पाऊँगा, पर मुझे मुंह से जो खाता हूँ वो वॉमिट ही हो जाता है। जब तुमको ये नली रखी पहली बार, तब नली के लिए तुम कैसे माने? मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मुझे तो रखवानी ही नहीं थी। फिर मुझे 2-3 महीने तक समझाया, पर मैं माना ही नहीं। फिर आप कैसे रेडी हुए? फिर मुझे 2 महीने के बाद मुझे हॉस्पिटल ऐसा बोला कि कुछ नहीं, 2 महीने रखना फिर निकाल देना। तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं, 2 महीने रखनी है तो मैं रख लूँगा नली। फिर 2 महीने के बाद मैं तो डॉक्टर के पास आया वापस। जब आप डॉक्टर निसर्ग पटेल को मिले तब आपको कैसा लगा? पहले तो दूसरे सारे डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट करवाते थे। यहाँ पे मैं आया तो डॉक्टर निसर्ग सर ने ऐसा बोला कि कोई टेस्ट नहीं होगा आपका, और फिर हंसी मजाक के साथ मेरे साथ बात की, मुझे समझाया कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है वगैरह, सब अच्छी तरीके से ड्राइंग करके समझाया। फिर आप नली के लिए मान गए? नहीं, मैं नहीं माना था। फिर मुझे 2 महीने तक मेरे मम्मी पापा ने और फिर सर ने समझाया, तब मैं 2 महीने के बाद मैं माना। नली रखने के बाद आपको खाना टिकने लगा, तब आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एनर्जी जैसा लगा बॉडी में। मैं अच्छे से खेल सकता था, खा पी सकता था फूड पाइप से। क्या नली के साथ आपको कोई तकलीफ होती थी? हाँ, मुझे तकलीफ़ तो बहुत होती थी। गले में दर्द हो रहा था, फिर नोज़ में इरिटेशन हो रहा था। जो गले में दर्द और इरिटेशन नाक में हो रही थी, वो कितने दिन तक रहा? वो तो 3-4 दिन तक रहा, फिर अपने आप ही चला गया। नली से और कोई परेशानी होती थी आपको? नली से होती थी कि सब मुझे देख रहे थे और चिढ़ाते थे और वैसे। तो आप क्या नॉर्मल सब बच्चों की तरह बाहर खेलने जाते थे या फिर स्कूल के लिए जाते थे? नहीं, मैंने होम स्कूलिंग से किया। नली के साथ मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा था, पर अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज रेगुलर। मुझे नली के साथ बाहर जाने में बहुत शर्म आती थी। मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मुझे चिढ़ाएंगे वैसे। अभी तो आप नली के साथ ही कॉलेज वगैरह बाकी सोशली फंक्शंस अटेंड कर रहे हो, तो अब आपको ऑकवर्डनेस या फिर शर्म नहीं आती? अभी नहीं आती, क्योंकि अभी मैं मास्क लगा के हर जगह पे जाता हूँ, ताकि किसी को पता ना चले। कितने साल हो गए आपको ये नली के साथ? ये नली के साथ मुझे 4 साल हो गए, पर हर 3-4 महीने में हम चेंज करवाते रहते हैं। जब आपको ये नली डलती थी तब कोई और आपको तकलीफ होती थी? नहीं, और कोई तकलीफ नहीं होती थी। मैं हर 3-4 महीने आ जाता हूँ डेली। वैसे तो आपको पहले जब हॉस्पिटल जाते थे तो आपको बहुत दिक्कतें आती थी, आप मानते नहीं थे, तो इस बार आप कैसे मान जाते हो? अभी तो मुझे ये दूसरा घर जैसा हो गया है। मैं हर 3-4 महीने आता हूँ, बातचीत करके नली चेंज करवा के वापस घर चले जाता हूँ। 2018 से 2020 तक का क्रिसिव वर्सेस 2024 का क्रिसिव, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले तो जब स्टार्ट हुआ तब मैं बहुत डरता था, हॉस्पिटल के नाम से ही बहुत डर लगता था, और अभी मैं नॉर्मल हूँ कि कुछ नहीं होगा अभी तो। आप अभी कॉलेज करते हो? हाँ, मैं अभी कॉलेज जाता हूँ डेली नॉर्मल। और अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में पहले मेरा यूट्यूब चैनल था कृषिव्स किचन करके, जो अभी तो नहीं है ये पाइप की वजह से। जो आपका पुराना यूट्यूब चैनल है वो आप वापस क्यों चालू नहीं करते? हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ही, और अभी तो कॉलेज चालू हो गई है, इसलिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये नली के साथ अभी आपको उतना दिक्कत नहीं है तो आप वो चैनल वापस भी चालू कर सकते हो? हाँ, मैं चालू कर सकता हूँ, पर अभी मेरा प्लानिंग है ही, पर अभी मुझे नॉर्मल स्टडीज़ में भी फोकस करना है, सो अभी प्लानिंग है।
अभी की जो जनरेशन है विशु, आपकी जेनजी जनरेशन, जिनको हर चीज़ में क्विक रिजल्ट्स चाहिए, जो अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता, टीचर्स की बात नहीं मानता, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आते रहेंगे, पर प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है वो हमें सोचना चाहिए। मैं अपनी जनरेशन जेन जी को यही कहना चाहूँगा कि बी पेशेंट, और इस दुनिया में मैंने भगवान देखा है, वो भी मेरे मम्मी पापा के रूप में, तो उनकी बात आपको हमेशा माननी चाहिए। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।